गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टैरिसीस के बारे में। तो अगर स्टूडेंट आपको फिजिक्स में इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप सही समय पे सही जगह पे आए हैं और आपने सही वीडियो को ओपन किया, क्योंकि इसके बाद आपकी कोई भी फिजिक्स की जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगी, सब समाप्त हो जाएंगी और मैं हिंदी में आपको अच्छे से अच्छी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि कैसे आप टॉपिक को याद कर सकते हैं और कैसे आप पढ़ सकते हैं। बट कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपका ही नुकसान होगा, इसलिए कंप्लीट वीडियो देखते रहिए। आज हम टॉपिक करेंगे हिस्टैरिसीस के बारे में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। इसके साथ साथ इसकी कुछ खास बातें हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए गाइज, इसके बारे में डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं हिस्टैरिसीस के बारे में। हाँ तो गाइज, हम बात करेंगे हिस्टैरिसीस। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये कर्व होती है। क्या होती है? कर्व होती है। और कैसी होती है? साइक्लिक कर्व होती है। इसमें कुछ भी नहीं होता, जस्ट आपको थोड़ा सा फोकस करके समझना, बिल्कुल इजी चीज है। कैसी कर्व होती है? साइक्लिक कर्व होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो कर्व है, कर्व का मतलब ग्राफ, और ग्राफ किस किस के बीच होगा? ग्राफ होगा आई एंड एच के बीच। ये दोनों बातें, आई क्या होता है, एच क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया। जो बच्चे नए मैं उनको बता दूं, आई होता मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, जिसको हमने क्या लिखा था? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। वो एक ही बात होती है। इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं, जो हम पहले बता चुके हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहा था, और इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब क्या होता है, अगर किसी स्पेसिमेन को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस फील्ड का नाम क्या होता है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, क्योंकि उसको क्या बनाएगा? मैग्नेट बनेगा, उसका मैग्नेटाइजेशन करेगा, और जितनी वो मैग्नेट बनी उसको हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। अब जो बच्चे नए हैं वो क्या करिए, अपने छोटे से चैनल MS पथेरिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी जो इजी एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए, हिस्टैरिसीस करो अगर सिंपल बात में करें, सिंपल सी भाषा में बात बताऊं तो क्या होगा? इट इज द ग्राफ बिटवीन आई एंड एच फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये किस किस का बीच ग्राफ होता है? आई और एच के बीच का। किसके लिए? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। ये तो होगी सिंपल सी बात, अगर आपसे कोई पूछता है तो बता दीजिए। इसको थोड़ा स्पेसिफाई लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हिस्टैरिसीस कर्व इज द वेरिएशन ऑफ एच विद आई के साथ, वेरिएशन ऑफ एच विद आई फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो हिस्टैरिसीस कर्व होती है वो एच का वेरिएशन होता है, किसके साथ? आई के साथ होता है। तो लिख लीजिए इस बात को। तो डेफिनेशन लिखते हैं, तो लिखेंगे हिस्टैरिसीस कर्व इज, हिस्टैरिसीस कर्व इज वेरिएशन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड विद मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए गाइस क्या होता है? एच और आई का वेरिएशंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? हिस्टैरिसीस कर्व कहते हैं। मैंने इसको हिस्टैरिसीस कर्व कहा है और हम इसको डिस्कस करेंगे कंप्लीट को। ठीक है, आपने कॉपी पेन साथ रखिए और उतारते रहिए। तो क्या कहेंगे? हिस्टैरिसीस कर्व इज द वेरिएशन ऑफ ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड को किससे डिनोट करेंगे? एच से, विद मैग्नेटाइजेशन आई के साथ फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इन दोनों के वेरिएशंस को हम क्या कहते हैं? हिस्टैरिसीस कर्व कहते हैं। इसके बाद चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, और इसको समझने के लिए इसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। उतार लिया तो मैं इसको साफ कर देता हूं। तो चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिएगा, मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूं। देखिए ये होगा, इस एक्सिस के लॉन्ग एच ले लिया और इस एक्सिस के लॉन्ग ले लिया आई। एच का मतलब होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। पहले भी बता चुका हूं, आपके सामने डिस्कस कर लिया था कि वो फील्ड जो सब्सटेंस को, मटेरियल को मैग्नेट बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। और दूसरी तरफ हमने को लिया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हम क्या करते हैं? इस एच को इंक्रीज करते हैं। हमने एक सब्सटेंस ले लिया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल,
जिसके हमने हिस्टैसिस कर्व किसके लिए देख रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो हमने क्या लिया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया। उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को H और I की प्रेजेंस में रख दिया, यानी कि एक तरफ एक्स एक्सिस की तरफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा दिया, वाई एक्सिस की तरफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दे दी। तो जैसे जैसे मैं H को इंक्रीज करता हूं वैसे वैसे कौन इंक्रीज होता है, वैसे वैसे I भी इंक्रीज होता है, ऐसे ऐसे। यहां पे क्या हुआ, क्या बताया मैंने, जैसे जैसे मैं H को इंक्रीज करता हूं वैसे वैसे I भी इंक्रीज होता है। H को इंक्रीज करने के साथ साथ I भी क्या होता है, इंक्रीज। फिर क्या करता है कि इसके बाद एक पॉइंट आता है जिसको हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, और उस पॉइंट का नाम हमने दे दिया A। ये O से स्टार्ट हुआ था, O के बाद A हमारे पास क्या होगा, सैचुरेशन पॉइंट। इसके बाद मैं H को और ज्यादा फर्दर इंक्रीज करूं तो इस I में इंक्रीज नहीं आएगा, इस I में क्या नहीं आएगा, इंक्रीज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये बात समझो, ऐसा क्यों होता है। देखिए ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसके अंदर क्या होते हैं, डोमेन्स होते हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको ये सब बातें। अब मैंने पहले बताया था कि जो डोमेन्स होते हैं इसके अंदर जो जितने भी एटम होते हैं उनके डायपोल मूवमेंट ऐसे रैंडमली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ऐसे कोई किसी तरफ कोई किसी तरफ ऐसे होता। ठीक है, जैसे ही मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा दूं H, वो H लगा दिया मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जैसे ही मैंने H लगाना शुरू किया तो इसमें I भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये सारे जो डोमेन है एक तरफ क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। अब एक डायरेक्शन में आएंगे सब ऐसे, ठीक है। अब एक डायरेक्शन में आ रहे हैं तो I भी इंक्रीज हो रहा है और H भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे मैंने H इंक्रीज किया, पहले देखिए पहले H नहीं था, अब H लगा दिया। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, ऐसा ही कैसा रखा है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं है, H नहीं है। फिर हमने इसको H लगाया, H लगाते ही जो भी ये डायपोल मोमेंट एटम के रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट थे, ये एक सिंगल डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, ओरिएंट ऐसे। तो ओरिएंट होने के कारण इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा। फिर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक टाइम ऐसा आया कि प्रत्येक जो एटम है वो एक डायरेक्शन में ओरिएंट होगा। प्रत्येक डायरेक्शन में ओरिएंट होने के बाद इंटेंसिटी भी जितनी बढ़नी थी वो बढ़ चुकी। अब इसके बाद कोई और एटम तो इसके पास है नहीं, और ज्यादा एटम नहीं है, तो मैं H को कितना भी बढ़ाऊं और कहां से आएंगे, जब है ही नहीं तो I भी नहीं बढ़ेगा। समझ आ रही ना बात। जब ऐसे था तो ऐसा होने के बाद सारे के सारे एटम एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए। इसके बाद मैं H कितना भी बढ़ाऊं और एटम इसके पास नहीं है जो ओरिएंट हो सके, तो इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी और ज्यादा बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए जैसे जैसे मैं H बढ़ाता हूं I बढ़ता है, क्योंकि ये सिंगल डायरेक्शन में ओरिएंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कारण होता है H बढ़ने का I के साथ। जब H बढ़ता है तो I क्यों बढ़ता है, ये रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहां पे हम पहुंच जाएंगे इस सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर। तो O एक कर्व फॉलो करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं इसका, इस कर्व का पहला पॉइंट, एज वी इंक्रीज H then I also increase and we reach a saturation point, we reach a saturation point O। कहां पे पहुंच गए हम, सैचुरेशन पॉइंट A के ऊपर, उस सैचुरेशन पॉइंट A। नाउ further increase in H, there is no change in I। अगर मैं इसके बाद फर्दर इंक्रीज करूं H को तो उसके बाद कोई चेंज नहीं आएगा किसके अंदर, I के अंदर। तो सब बातें हमने कह दी। एज वी इंक्रीज H देन I आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे हम H को इंक्रीज करते हैं तो I भी इंक्रीज होता है एंड वी रीच ए सैचुरेशन पॉइंट A। हम A के ऊपर पहुंच गए। इसके बाद अगर हम इंक्रीज करेंगे H से तो हमारे जो I में कोई चेंज नहीं आएगा। साथ के साथ नोट्स बनाते रहना, उतारते रहना। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो और पॉज करके अपना उतारते रहो। ठीक है, ये होगा, मतलब H बढ़ने से I भी बढ़ता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इस H को डिक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि एक बार तो H जब लगाया, जितने भी जो एटम्स थे उसके अंदर वो सारे रैंडमली अरेंज थे, तो वो एक ओरिएंट हो गए H। अब उस H को घटा रहा हूं मैं, H को घटा रहे। जैसे जैसे मैं H को घटाता हूं, देखिए ये घटा दिया, ये घटा दिया H के घटाने से I तो घट रहा है बट लीनियरली नहीं घट रहा।
मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे मैं H को घटाया I भी डिक्रीज हो रहा है, बट लीनियरली डिक्रीज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जब H जीरो हो गया, देखिए H यहां पे आके हो गया जीरो जीरो, बट I अभी भी जीरो नहीं है। ये किसके बराबर है? OB के बराबर है। तो मतलब इस स्पेसिमेन के अंदर, उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड रह गया, जिसको हम क्या कहते हैं? रिमिनेंट मैग्नेटिक फील्ड और रिटेंटिविटी। क्या बात फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अब हमने H को डिक्रीज किया, H को डिक्रीज किया, जैसे जैसे H को डिक्रीज किया I भी डिक्रीज हो रहा। देखिए H को डिक्रीज कर रहा, यहां पे आके यहां पे होगा डिक्रीज हो रहा, बट लीनियरली नहीं हो रहा। जैसे ही H जीरो हो जाता है तब I जीरो नहीं है। I कितना है? OB के बराबर है। अगर I OB के बराबर है तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक करैक्टर रह गया उस स्पेसिमेन के अंदर। कब? जब H को जीरो कर दिया। तो इसका मतलब उसके पास कुछ क्या रहेगा? मैग्नेटिक करैक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं? रिटेंटिविटी कहते हैं। तो रिटेंटिविटी क्या कहते हैं? जब रिमिनेंट मैग्नेटिक करैक्टर आफ्टर रिमूवल ऑफ कंप्लीट H, ठीक है, जब उसके मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर H की वैल्यू जीरो जीरो थी, जब I की वैल्यू OB थी, उसी को उसकी क्या कहते हैं? रिटेंटिविटी कहते हैं। अब देखेंगे इसका रीजन कि ऐसा क्यों हुआ। हमने H को तो जीरो कर दिया, तब I को भी जीरो होना था, पर नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन देखिए। देखिए ये हमने क्या लगा दिया? ये H लगा रखा था, ये सारे सिंगल डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए थे, ऐसे ऐसे सिंगल डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए। ओरिएंट होने के बाद जितना I आना था वो आ चुका, यहां पे पहुंच गए। अब मैं इस H को डिक्रीज कर रहा हूं। जैसे जैसे मैं डिक्रीज करूंगा तो कंप्लीट, ये जैसे ही मैं डिक्रीज करके, देखिए स्टार्टिंग में क्या था? ये था ऐसे रैंडमली अरेंज था, कहीं कहीं पे ऐसे 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 अरेंज थे। जैसे ही H हमने लगा दिया इसके ऊपर तो ये ऐसे आ गए। फिर हम H को जीरो कर रहे हैं, H को जीरो, तो ऐसा होना चाहिए ना इसको वापस, क्योंकि जब H जीरो था तो ऐसा था, H लगा दिया ऐसे बन गए। फिर हम H को घटा रहे हैं तो वापस इस पोजीशन पे आना चाहिए, बट इस पोजीशन पे नहीं आएगा। कुछ तो इसी डायरेक्शन में क्या रहेंगे? ओरिएंट, और कुछ की ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। ऐसे कुछ एटम क्या रहेंगे? सेम डायरेक्शन में ओरिएंट रहेंगे, और सेम डायरेक्शन में ओरिएंट रहेंगे तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड भी बचेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बचेगा, इसलिए इसके अंदर I कितना नहीं है? जीरो के बराबर नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जब हम H को जीरो कर देते हैं तो सब ओरिएंटेशन डिस्टर्ब नहीं होती, कुछ ओरिएंटेशन सेम रह जाती हैं, जिसके कारण उसके अंदर I की वैल्यू जीरो नहीं है। ओरिएंटेशन का मतलब इन डायपोल की ओरिएंटेशन। तो कुछ एटम ऐसे हैं जिनकी ओरिएंटेशन डिस्टर्ब नहीं होती है, जिसके कारण वो क्या रहते हैं? उनके अंदर I का करैक्टर रह जाता है। तो इसके बाद हम लिखेंगे सेकंड पॉइंट। इसका सेकंड पॉइंट देखिए, हम लिखेंगे नाउ, साथ साथ लिखते रहिएगा, नाउ वी डिक्रीज H in opposite direction, then there is decrease in I, but not linearly, ठीक है, लीनियरली डिक्रीज नहीं हो रहा। when H is equal to 0, then I is not equal to 0, but I is equal to OB. That is some magnetic character remain in specimen, कुछ मैग्नेटिक करैक्टर स्पेसिमेन में रह गया। तो वही बात लिखी है। अब हम क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे H में, अपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीज किया, देन देयर इज डिक्रीज इन I, बट नॉट लीनियरली, नोट लगाना भूल गए, लगा लीजिए, बट नॉट लीनियरली। व्हेन H बिकम 0, H इज इक्वल टू 0, देन I इज नॉट इक्वल टू 0। जब H 0 तो I 0 नहीं है, बट I इज इक्वल टू OB, दैट इज सम मैग्नेटिक करैक्टर रिमेन्स इन द स्पेसिमेन। उसके अंदर थोड़ा सा करैक्टर रह जाता है, मैग्नेटिक करैक्टर रह जाता है स्पेसिमेन के अंदर, ठीक है। तो इसके प्रत्येक पॉइंट को हम क्या करते जाएंगे? एक्सप्लेन करते जाएंगे। ये पूरी जो साइक्लिक कर्व बनेगी उसी को हिस्टैरिसीस कर्व कहेंगे, ठीक है। तो यही क्या चल रहा है इसमें? वेरिएशन चल रहा है किसका? H का I के साथ। H को इंक्रीज किया, I इंक्रीज होकर सैचुरेट हो गया। डिक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज तो हो रहा, बट लीनियरली नहीं, इसके अंदर कुछ करैक्टर बच गया। तो हम क्या कहेंगे? दिस रिमिनेंट करैक्टर। इसके बाद इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है, ये होगा इतना। तो लिखेंगे दिस
value of intensity of magnetization, intensity of magnetization remain in specimen after removal of field H is equal to 0 is called retentivity, तो गाइस देखिए ये रिटेंटिविटी की डेफिनेशन है, जिसका एक या मैं इसको साफ कर देता हूं, आपने उतार लिया होगा। ये रिटेंटिविटी की डेफिनेशन है जिसका 1 या 2 नंबर में इंडिपेंडेंट पूछी जा सकती है, व्हाट इज रिटेंटिविटी, और नहीं तो आपको इसके पॉइंट के अंदर लिखनी पड़ेगी। क्या बता रही है कि जैसे ही H को 0 किया तो इसके अंदर कुछ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I लेफ्ट रह गया, रिमेन्स रह गया, और उस जो I रह गया उसी को हम क्या कहते हैं, इसकी रिटेंटिविटी। दिस वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिमेन्स इन अ स्पेसिमेन आफ्टर रिमूवल ऑफ फील्ड H0। जैसे ही हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड H को 0 कर दिया तब भी इसके अंदर कुछ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I बच गई, जो किसके बराबर OB, उसी को हम क्या कहते हैं, इसकी रिटेंटिविटी कहते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट था हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस H को हम ये चाहते हैं कि ये I जो है 0 हो जाए। देखिए जैसे ही मैं H को डिक्रीज करके 0 पे लिया तो इसके अंदर कितना बचा, इतना जो है I बचा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बचा। अब हमारी ये इच्छा है कि हम इसको 0 करना चाहते हैं, किसको, इस I को 0 करने के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव में हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, किसको, H को। नाउ वी इंक्रीज H इन नेगेटिव डायरेक्शन। जैसे जैसे H को इंक्रीज करेंगे तो ये भी डिक्रीज होता चलेगा ऐसे, तो यहां पे पहुंच जाएगा। इस पॉइंट को हमने कह दिया C। देखिए यहां पे C कह दिया। अब देखिए इस पॉइंट के ऊपर आके, इस C पॉइंट के ऊपर आके I तो हमारा हो गया 0, आपको देखने को मिलेगा इस C पॉइंट पे आके आप देख सकते हैं ये I तो हो गया 0, बस अब इसके अंदर H 0 नहीं है। H किसके बराबर है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर H है -OC के बराबर, देख लीजिए आप, ठीक है। H तो इसके अंदर I तो 0 हो गया, बट अब H 0 नहीं है। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, क्रॉसिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉसिविटी कहते हैं। क्या बताया मैंने, हम अब चाहते हैं कि इस I को 0 करें, और I को 0 करने के लिए हम H को नेगेटिव में बढ़ाते हैं। नेगेटिव में बढ़ाएंगे तो एक टाइम आएगा जब ये 0 हो जाएगा, कौन, I, और किस पॉइंट के ऊपर, C। तो इस C पॉइंट जिसके ऊपर H 0 हो गया और जिसके अंदर I 0 होगा, H इसका नेगेटिव में किसके बराबर हो गया, OC, उसी को उसकी क्या कहते हैं, क्रॉसिविटी कहते हैं। तो द वैल्यू ऑफ फील्ड और या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन नेगेटिव डायरेक्शन एट विच I बिकम 0। फील्ड की वो वैल्यू किसमें, नेगेटिव डायरेक्शन में, जिसके ऊपर जो हमारा I है वो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी क्रॉसिविटी कहते हैं। तो देखिए हम इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखते हैं, नाउ वी डिक्रीज H इन नेगेटिव डायरेक्शन, then we reach a C point where I is equal to 0 but H is not 0, जहां के ऊपर H 0 नहीं होगा बट I क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट लिया हमने, क्या किया, अब इस H को नेगेटिव में डिक्रीज करना स्टार्ट किया। जैसे ही डिक्रीज करेंगे एक पॉइंट पे पहुंचेंगे C, जिसके ऊपर I तो 0 हो गया, अब H 0 नहीं हुआ। इसके बाद हम इसको कर देते हैं साफ, ये आपने बना लिया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिस वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन नेगेटिव फॉर विच, नेगेटिव में है तो इसको लिख देते हैं H इज इक्वल टू -OC, ये लिख दिया। फॉर विच intensity of magnetization become 0 is called
कोरेसिविटी, उसको हम क्या कहते हैं, कोरेसिविटी कहते हैं। क्या कहा, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, वो वैल्यू मैग्नेटाइजिंग फील्ड की किसमें, नेगेटिव में, जो H इज इक्वल टू माइनस ओसी है, फॉर विच इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइज्म बिकम जीरो इज कॉल्ड कोरेसिविटी, उसको हम क्या कहते हैं, कोरेसिविटी कहते हैं। तो इसका मतलब जब कोई भी रिटेंटिविटी या कोरेसिविटी की बात करें तो आप क्या समझोगे, रिटेंटिविटी का मतलब होता है कि कितना मैग्नेटिक कैरेक्टर उसके अंदर बच गया। जब हमने H को जीरो किया तो कितनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई या मैग्नेटिक कैरेक्टर उसके अंदर बच गया, उसको कहते हैं रिटेंटिविटी, कितना रिटेन किया। और कोरेसिविटी, उस मैग्नेटिक कैरेक्टर को जीरो करने के लिए हमें कितना नेगेटिव में फील्ड बढ़ाना पड़ा। समझे बात, क्या बताया, फिर एक बार बता देता हूं। अगर जब हमने H को जीरो किया तब उसके अंदर कितना मैग्नेटिक कैरेक्टर बचा, उसको हम क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी। उस मैग्नेटिक कैरेक्टर को जीरो बनाने के लिए H को कितना नेगेटिव में लेके गए, उसको हम क्या कहते हैं, कोरेसिविटी। छोटी सी बात है, बिल्कुल लिंक कर दी। मैग्नेटिक कैरेक्टर जो रिमेन रहा उसको रिटेंटिविटी का, उस मैग्नेटिक कैरेक्टर जो रिमेन रहा उसको जीरो करने के लिए H की वैल्यू जितनी नेगेटिव करनी पड़ी उसको हम क्या कहेंगे, कोरेसिविटी कहेंगे। ठीक है, इसके बाद फर्दर इसको हम क्या करेंगे, अब हमने H को नेगेटिव में लेंगे, H को जैसे ही नेगेटिव में लेंगे तो हमारी ये जो साइकिल है ये क्या करेगी। अब हम क्या करते हैं, इसको H को और नेगेटिव में लेके जाएंगे, नेगेटिव में बढ़ा देंगे, तो ये और नेगेटिव में हमें बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, ये आ गया। इस सैचुरेशन पॉइंट को हम क्या कह देंगे, K कह देंगे। यानी कि अब यहाँ पे क्या सिचुएशन आ गई, देखिए अब हमने जब ऐसे लगाया था, देखिए H को जब इस डायरेक्शन में लगाया था तो सारे एटम का डाइपोल ऐसे सेट हुआ था। अब हमने H को अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया तो सब एटम का डाइपोल इस डायरेक्शन में सेट होगा, तो अपोजिट सैचुरेट होगी। उस डायरेक्शन में था तो सीधी डायरेक्शन में सैचुरेट होगी। ठीक है, इतना हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा, ये कंप्लीट एक कर्व होगी। अब इसको हमें कंप्लीट करना दूसरी डायरेक्शन में, कैसे करेंगे, देखिए पहले H को हमने इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज करके यहाँ पे आए, नेगेटिव में डिक्रीज किया और नेगेटिव में तो इस सैचुरेशन के ऊपर। अब हम वापस इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगे, यहाँ पे वही रिटेंटिविटी सेम रहेगी। ठीक है, अब पहुंचने के बाद फिर हम पहुंचेंगे इसको जीरो बनाने के लिए, जो रिटेंटिविटी इस तरफ बची है इसको जीरो बनाने के लिए H को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे, फिर इसको और ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमारे पास किस में आ जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, वो आ गया। यहाँ पे क्या किया था, पहले H को बढ़ाया, यहाँ पहुंच गए, फिर डिक्रीज किया, यहाँ पे आए, इस I को जीरो करने के लिए यहाँ पे पहुंचे नेगेटिव में और बढ़ाया सैचुरेशन। ठीक है, इतनी होगी। अब इस साइकिल को रिपीट करते हैं, कैसे करेंगे, अब मैं इसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो बढ़ाने के बाद हम यहाँ पे पहुंचेंगे। यहाँ पे पहुंचने के बाद इसके अंदर कुछ रिटेंटिविटी बचेगी, ये वाली वही। इस रिटेंटिविटी को जीरो करने के लिए हम और बढ़ा देंगे, बढ़ा दी, फिर इसको कंप्लीट सैचुरेट करने के लिए और बढ़ा दिया, तो एक के ऊपर पहुंच गया और ये कंप्लीट सैचुरेट होगा। तो ये कंप्लीट साइकिल हो जाएगी। ये C, इसको D कह दिया, इसको E कह दिया, इसको F कह दिया। तो ये पूरी A B C D E F A ये कंप्लीट क्या हो जाएगी, साइकिल हो जाएगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं, हिस्टैरिसीस साइकिल कहते हैं। अब देखिए हिस्टैरिसीस कर्व हमने पढ़ी, अब आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द हिस्टैरिसीस लूप, क्या पूछ ले, व्हाट इज द हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस कर्व तो आपने बता दी, हिस्टैरिसीस कर्व क्या बताई थी, द वेरिएशन ऑफ H विद इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इट इज कॉल्ड ए हिस्टैरिसीस या हिस्टैरिसीस कर्व। आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द हिस्टैरिसीस लूप, वो तो केवल इसकी डेफिनेशन थी, अब मैंने पूछी हिस्टैरिसीस लूप। समझाते हैं इस बात को भी। देखिए जैसे ही मैंने H को बढ़ाया, I बढ़ा, H को डिक्रीज करना स्टार्ट किया तो I कंप्लीटली जीरो नहीं हुआ, मतलब I पीछे रह गया, H तो आगे निकल गया, H तो जीरो हो गया, पर I क्या रहेगा, पीछे रहेगा, लैगिंग रहेगा। इसी I को पीछे छोड़ने को हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, इन द हिस्टैरिसीस लूप मैग्नेटाइजिंग फील्ड H लैगिंग बिहाइंड द I, किसको पीछे छोड़ देगा, I को पीछे छोड़ देगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को, इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। I के पीछे छोड़ना किसके द्वारा, H के द्वारा, इसी लूप को हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। ठीक है, तो ये साफ करके अगला पॉइंट लिखते हैं। हम थर्ड पॉइंट तक पहुंच चुके थे, इसके बाद हम करेंगे अगले पॉइंट का डिस्कशन। तो देखिए क्या होगा अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। कंप्लीट फोकस आपको बनाना पड़ेगा, ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, फोकस कीजिए, आ जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, नाउ वी फर्दर decrease in H and we reach a saturation
saturation in negative direction, in negative direction. After that we complete the loop by increasing H in positive direction, so A B C D E F A is a complete loop, ठीक है। तो ये था, क्या हो जाएगा, कंप्लीट लूप। हमने क्या किया, इसको नेगेटिव में फर्दर किया डिक्रीज, तो हमने कहां पे पहुंचे, नेगेटिव सैचुरेशन। फिर हम इस कंप्लीट साइकिल को करने के लिए हमने इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में बना दिया, इंक्रीज कर दिया एच को, और एच को इंक्रीज करने के बाद हमारे पास लूप बना, और वो बना ए बी सी डी ई एफ ए। तो इसको इतना उतार लीजिए, हिस्टैरिसीस साइकिल को उतार लीजिए, थोड़ी सेप गड़बड़ में आप अच्छी बना लेना, बाकी ये सब होता है। तो मैं एक बार चारों पॉइंट को स्पीड से डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एच को इंक्रीज करना है। एच को इंक्रीज करेंगे तो आई भी इंक्रीज होगा, और हम कहां पहुंच जाएंगे, सैचुरेशन पॉइंट ए के ऊपर पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद कुछ आगे कार्य करेंगे। दूसरे में क्या करेंगे, एच को डिक्रीज करके देखते हैं हम। जैसे जैसे एच को डिक्रीज करता हूं आई भी डिक्रीज होता, बट लीनियरली नहीं होता। जैसे ही एच जीरो हुआ, आई इसके अंदर कुछ ना कुछ रह गया। ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उस मटेरियल के अंदर रहेगी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, कब, जब H जीरो था। इसको हम क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी कहते हैं। अब हमारी ये इच्छा हुई कि अब हम इस आई को जीरो करें। हमारे अंदर ये प्रकट हुई इच्छा कि ये तो बात है, इच्छा तो होगी कि इस आई को जीरो करते हैं। तो आई को जीरो करने के लिए उस H को नेगेटिव में बढ़ाया, तो इतना होगा। तो वो नेगेटिव वैल्यू मैग्नेटाइजिंग फील्ड की जिसके कारण आई जीरो हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोरेसिविटी कहते हैं। तो बात इतनी सीधी, जब H जीरो हो गया था तब भी उस स्पेसिमेन के अंदर कुछ मैग्नेटिक कैरेक्टर रह गया था, जिसको रिटेंटिविटी कहते हैं। उस मैग्नेटिक कैरेक्टर को जीरो करने के लिए जितना नेगेटिव फील्ड अप्लाई होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोरेसिविटी कहते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, इसको नेगेटिव में और बढ़ाया, सैचुरेशन पे पहुंच गए, और कंप्लीट साइकिल करने के लिए हमने इसको पॉजिटिव में फिर से बढ़ाना स्टार्ट किया। तो एक कंप्लीट लूप हो जाएगा, और इस लूप को हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। इससे पहले हमने हिस्टैरिसीस कर्व की डेफिनेशन पढ़ी थी कि हिस्टैरिसीस कर्व क्या होती है, हिस्टैरिसीस होता क्या है। हिस्टैरिसीस क्या बताया था, इट इज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H विद इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मैंने हिस्टैरिसीस लूप की अब तक आपको डेफिनेशन नहीं बताई। चलिए अब उसके आगे डिस्कस करते हैं। तो ये आपने देख लिया, और देखने के बाद उतार लिया होगा कॉपी पेन पे। अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, और वो किसकी पढ़ेंगे, हिस्टैरिसीस लूप की डेफिनेशन पढ़ेंगे। हिस्टैरिसीस लूप की डेफिनेशन। तो हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, हिस्टैरिसीस लूप देखिए, द फिनोमिना ऑफ लैगिंग का मतलब होता है पीछे, लैगिंग ऑफ आई बिहाइंड H, यानी कि H से I को पीछे छोड़ना। लैगिंग का मतलब आई पीछे रह गया, H आगे निकल गया। वहन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल is subjected to cycle of magnetization, subjected to साइक्लिक मैग्नेटाइजेशन। जब उसका साइक्लिक मैग्नेटाइजेशन होता है, उसके अंदर जब H जो आगे निकल गया और I पीछे रह गया, उसी को हम क्या कहेंगे, हिस्टैरिसीस लूप कहेंगे। अभी हमने पूरी साइकिल देखी थी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को H और I में रखा, तो हमने देखा जब H जीरो हो जाता तो I जीरो नहीं होता, ठीक है। मतलब हमने देखा कि I पीछे रह गया और H आगे निकल गया। तो उसी फिनोमिना को जिसके अंदर I पीछे रहता है, H आगे जाता है, और कब जाता है, जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सब्जेक्टेड टू साइक्लिक मैग्नेटाइजेशन, जब उसकी मैग्नेट जो है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसको साइक्लिक मैग्नेटाइजेशन दिया जाता है, तब ऐसा होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। हिस्टैरिसीस अलग चीज होती है, हिस्टैरिसीस लूप अलग चीज होती है। बच्चों इसको याद रखना, दोनों एक बात नहीं होती है। एक बात लिखोगे नंबर कटेंगे। हिस्टैरिसीस लूप पूछे तो फिनोमिना ऑफ लैगिंग ऑफ आई बिहाइंड H when ferromagnetic material is subject to cyclic magnetization, ठीक है। अगर पेपर में इस I की जगह आपको ऐसा लिख के दे दे B,
तो भी गलत नहीं है। कोई आपसे ये कह दे आई का जिक्र ही ना करे, बी और एच का जिक्र कर दे, तो भी एक ही बात है। यानी कि इस आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। आपको कई बुक में मिलेगा, जो हमने ग्राफ लिया है, ये ग्राफ बनाया था हमने, इस तरफ एच और इस तरफ आई लिया था। कई बुक्स में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, बी मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, आप बी और एच के बीच बना लो या आई और एच के बीच बना लो, दोनों बेस्ट हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप आई और एच के बीच बनाओगे तो अच्छा रहेगा, बी और एच के बीच ना बनाए। दोनों बातें सही हैं, वैसे गलत नहीं कर सकते। तो इतनी बात आ गई। अब हम बात देते हैं हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में। अलग अलग टर्म है, अलग अलग बातें, सबको हम डिस्कस करते चलेंगे एक एक बात को। अब हम बात करेंगे हिस्टैरिसीस लॉस। अब कहोगे सर हिस्टैरिसीस लॉस कहां से आया? देखिए बच्चों, जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हमने क्या किया, साइक्लिक मैग्नेटाइजेशन, मतलब H और I में रख दिया। हमने पहले H को इंक्रीज करके देखा, I भी इंक्रीज हुआ, फिर H को डिक्रीज किया, I भी डिक्रीज हुआ, नेगेटिव में डिक्रीज किया, फिर पॉजिटिव में डिक्रीज किया। तो ऐसे में क्या हो रहा था, जो हमने सब्सटेंस रखा, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा, वो एक बार तो मैग्नेट बन जाता, फिर डीमैग्नेटाइज हो जाता, फिर मैग्नेट बन जाता, फिर डीमैग्नेटाइज हो जाता। देखिए ऐसा ही तो हुआ था। देखिए पहले ये होगा, मैग्नेट बन गया, फिर आपने सब हटा के जीरो पे लिए, डीमैग्नेटाइज हो गया, फिर आपने इसको नेगेटिव में बढ़ा दिया, फिर ये पूरा मैग्नेटाइज हो गया, फिर डीमैग्नेटाइज कर दिया, फिर आपने यहां पे आके इसका बिल्कुल खत्म कर दिया, और फिर आपने इसको इसमें बढ़ा के फिर से इसको क्या कर दिया, मैग्नेटाइज। तो मैग्नेटाइज हुआ, डीमैग्नेटाइज का प्रोसेस तो ऐसे होता रहा। एक बार तो मैग्नेटाइज बन रहा है, एक बार डीमैग्नेट, यानी कि एक बार मैग्नेट बन जाता है, एक बार डीमैग्नेट हो जाता है। एक बार मैग्नेट बना दिया, फिर डीमैग्नेट, फिर मैग्नेट, फिर डीमैग्नेट। तो इसके कारण इसमें क्या होता है, एनर्जी का लॉस आता है। तो हम क्या कहेंगे, ड्यूरिंग द magnetization of a ferromagnetic material, the material getting again and again magnet and demagnet, magnet and demagnet, so there is loss of energy, and this loss is given by the area of the loop। जो हमने लूप लिया था एक कंप्लीट, इसका जो एरिया है वो क्या देगा, एनर्जी लॉस। तो इस बात को लिख देते हैं। देखिए लिखते हैं, when ferromagnetic material is subjected to cyclic magnetization, then specimen repeatedly, then specimen again and again magnetized and demagnetized, due to this there is loss of energy। इसके कारण क्या होता है, यहां पे एनर्जी का लॉस होता है। क्या बताया, व्हेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज सब्जेक्ट टू साइक्लिक मैग्नेटाइजेशन, जब उसको हम साइक्लिक मैग्नेटाइजेशन देते हैं, द स्पेसिमेन अगेन एंड अगेन मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, एक बार मैग्नेट बन रहा फिर डीमैग्नेट बन रहा है। ड्यू टू दिस देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, एंड दिस लॉस ऑफ एनर्जी is given by area of hysteresis loop, जो हिस्टैरिसीस लूप का एरिया होगा वो क्या देगा, एनर्जी लॉस देगा। अगर आपको कहीं ये पूछे कि हमें एनर्जी लॉस निकालना है, तो एनर्जी लॉस के लिए आप क्या कीजिएगा, जो हिस्टैरिसीस लूप दे रखा है उसका एरिया निकाल लीजिएगा। जैसे ही आप उसका एरिया निकाल लोगे तो कंप्लीट हिस्टैरिसीस लॉस आ जाएगा आपके पास। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब स्पेसिमेन को साइक्लिक मैग्नेटाइजेशन देते हैं, अभी पीछे बात की थी, तो उसमें जो बार बार मैग्नेट बनता है और डीमैग्नेटाइज, again then specimen again and again magnetize and demagnetize, due to this there is loss of energy, and this loss of energy is given by area of hysteresis loop। जो उसका एरिया है वो उस लॉस ऑफ एनर्जी के बारे में हमें बताएगा। तो ये हमने डिस्कस किया हिस्टैरिसीस लूप, और हिस्टैरिसीस क्या होता है और हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, 3 टर्म डिस्कस की और कंप्लीट हमने इसके बारे में डिस्कस किया। अब आगे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसमें हम बात करेंगे कि हार्ड और सॉफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, और इसके बाद डिफरेंस देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट।
तो गाइस अब तक हमने डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास जो हिस्टैरिसीस और हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हार्ड और सॉफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ऊपर आई बटन मिलेगा, उसमें आपको मैग्नेटिक जो फील्ड है, जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, उसकी कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ आपको सब्सक्रिप्शन का भी बटन एंड के ऊपर मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो खत्म होगी तो आप भूलिए मतगा और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कंप्लीट वीडियो देखते रहिए, स्किप मत कीजिए। तो चलिए बताते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है। तो सबसे पहले इनसे जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है। देखिए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें तो ये एक मैग्नेट की टाइप होती है। इसको फर्दर जब हम आगे चलेंगे डिस्कस करेंगे, दो टाइप में, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट और एक परमानेंट मैग्नेट। उससे पहले हम क्या करते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे हार्ड की। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ड। देखिए, हार्ड कौन सी होती है, जैसे ही हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर हमने क्या लगा दिया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H अप्लाई कर दिया। आप देख लीजिए ऐसे है, इसके ऊपर हमने H अप्लाई कर दिया। जैसे ही हम इसके ऊपर H अप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाती है, मैग्नेटिक करैक्टर आता है। इसके अंदर क्या आता है, मैग्नेटिक करैक्टर आता है, मैग्नेटाइजेशन हो जाता है इसका, मैग्नेटिक करैक्टर, ये आपको पता होगा। अब मैं जैसे ही इस फील्ड को रिमूव कर दूं तब भी इसके अंदर ये मैग्नेटिक करैक्टर अगर रहता है, परसिस्ट करता है, परसिस्ट का मतलब होता है रहना, तो उसको हम क्या कहते हैं, हार्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, हार्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो क्या कहा, जैसे ही मैंने इसके ऊपर से फील्ड हटाया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे फील्ड हटाया, तब भी इसके अंदर मैग्नेटिक करैक्टर या मैग्नेटाइजेशन, इसको मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन अगर इसके अंदर परसिस्ट कहता है, रिमेन्स रहता है, उसको कहते हैं हार्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं, H हटाते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटाते हैं, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक करैक्टर है या मैग्नेटाइजेशन है वो जीरो बन जाता है, रिमूव हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो बेसिक सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, हार्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन से होते हैं, लिखेंगे दीज आर दी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, magnet in which magnetic characters, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक करैक्टर भी लिख सकते हो या मैग्नेटाइजेशन भी लिख सकते हो, मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट after removal of मैग्नेटाइजिंग फील्ड। समझ आई इतनी बात। जैसे ही हम उसके ऊपर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा देंगे तब भी उसके अंदर क्या रह जाएगा, कुछ मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट करेगा। इस परसिस्ट की जगह आप रिमेन्स भी लिख सकते हो, इसकी जगह आप यूज कर सकते हो रिमेन्स, कोई भी वर्ड यूज कर लो, ये यूज कर लो चाहे परसिस्ट यूज कर लो, दोनों बात। अगर थोड़ा इजी लिखोगे तो रिमेन्स, अगर थोड़ा साइंटिफिकली लिखोगे तो आप परसिस्ट यूज कर सकते हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, हार्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेट इन विच मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और इसको हम H से लिखते हैं, आपको पहले से ही पता है। इतनी बात आई समझ में। अब क्या होता है कि जो हार्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं ये किससे बने होते हैं, किसके बन सकते हैं ये हार्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो एग्जांपल होता है वो होता है एल्निको। एल्निको एक प्रकार की एलॉय होती है। ये कोई ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा एटम नहीं है जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब ले लिया, अब नहीं। बट ये क्या होता है, एल्निको। एल्निको किस किस से बना होता है, ये मिश्र धातु होती है, किस किस से बनी होती है, आयरन से, निकल से, कोबाल्ट से, कॉपर से, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके अंदर कौन होता है, एल्यूमिनियम होता है। इन सब से मिलके हमारे पास क्या बनती है, एल्निको बनती है। और एल्निको किसका एग्जांपल होता है, हार्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अगर हम एल्निको ले, उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखें, उसके बाद वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा दे, तब भी उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन रहेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये होता है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल मैं एक और बात करूं तो नेचुरल लेडस्टोन होता है। दूसरा एग्जांपल कौन सा होता है, नेचुरल लेडस्टोन होता है। तो दो एग्जांपल हमने इसके देखे। तो ठीक है, हमने दो एग्जांपल देख लिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस हार्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट की हिस्टैरिसीस कर्व की बात करते हैं।
इतना तो हमने देख लिया कि ये हार्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन सी होती है, जिसके अंदर मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक करैक्टर रहता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटाने के बाद भी। अब इसकी जो हिस्टैरिसीस लूप होती है, इसकी जो हिस्टैरिसीस लूप ऑफ हार्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट आर वाइड। इसकी जो हिस्टैरिसीस लूप होती है वो कैसी होती है, वाइड होती है, यानी कि ज्यादा उसका क्या होता है, रिटेंटिविटी कोरेसिविटी। देख लीजिए कैसी होती है, मैं बता देता हूं। ये रहा H और इस तरफ कौन होता है, I, मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो ये क्या होती है, इसकी जो हिस्टैरिसीस लूप, इसको मैं थोड़ा सा छोटा बना दूं क्योंकि ज्यादा बड़ा बन गया, उस तरफ जगह है कम है। तो देखिए ऐसे, ऐसे, ठीक है। देखिए इसकी एक रिटेंटिविटी देख सकते हो आप और कोरेसिविटी दोनों की दोनों क्या है, ज्यादा है। तो क्या बना दिया, I के बीच और H के बीच ग्राफ बना दिया, और ये वाइड दिख रहा है आपको। हार्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट का हिस्टैरिसीस कर्व क्या होता है, वाइड होता है। वाइड होने का मतलब क्या हुआ, क्यों वाइड हुआ, इसका भी रीजन जानिए। देखिए रट्टा मत मारिए आप, प्रत्येक चीज को अगर सीख के करोगे तो बेनिफिट रहेगा, रट्टा मारोगे तो भूल जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या करता हूं बच्चों, प्रत्येक चीज को सिखा रहा हूं। देखिए क्यों होता है, अगर ये वैल्यू इसकी ज्यादा होगी, रिटेंटिविटी ज्यादा होगी इसकी, तो रिटेंटिविटी ज्यादा का मतलब क्या, जैसे ही मैं H को 0 करूंगा तो तब भी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, इतना मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। अब आप कहोगे सर अगर ये थिन होता, इतना होता, तब भी तो रहता, पर बच्चों उस टाइम कम रहता, उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन कम होता, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस होता। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो रहा है, यहां पे मैग्नेटाइजेशन ज्यादा हो रहा है इसका, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कोरेसिविटी, इसकी कोरेसिविटी भी ज्यादा, और कोरेसिविटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि जैसे ही हम कंप्लीटली H को हटा दें तो उसका जो मैग्नेटिक करैक्टर है वो एकदम से लूज नहीं करता, वो जब हम H को नेगेटिव में लेके जाएंगे तब जाके वो अपने मैग्नेटिक करैक्टर को लूज करेगा, मैग्नेटाइजेशन को लूज करेगा। ये बेनिफिट है। क्या बताया, रिटेंटिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा, और जैसे ही H को 0 करेंगे उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन बचेगा, 0 के बराबर नहीं होगा। इसके बाद कोरेसिविटी क्या बताती है, कोरेसिविटी ये बताती है कि अगर हमें मैग्नेटाइजेशन 0 करना है तो हमें H को नेगेटिव में बढ़ाना होगा, तब जाके उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन 0 होगा। इसका एक दुख भी है, यानी कि एक ड्रॉबैक भी। अगर एडवांटेज इतने हैं तो ड्रॉबैक क्या हुआ, इसका ड्रॉबैक ये, अगर इसकी ये लूप ज्यादा तो एरिया ज्यादा, अगर एरिया ज्यादा है तो एनर्जी का लॉस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे एनर्जी लॉस इन हार्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट आर हाई ड्यू टू वाइड एरिया, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, फिर ज्यादा एरिया, हाई एरिया लिख सकते हो, वाइड एरिया। इसका एरिया ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर एनर्जी का लॉस भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, हार्ड। तो हार्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट की खास बात क्या बताई, सबसे पहले तो इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन रह जाता है जब H को 0 कर दे। एग्जाम्पल इसका एल्निको, जिसमें आयरन, निकिल, कोबाल्ट, कॉपर, एल्यूमिनियम सब की क्या होती है, मिश्र धातु होती है, या नेचुरली अकरिंग लेड स्टोन, ये होता है, ठीक है। हिस्टैरिसीस लूप जो हार्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट का होता है वो वाइड होता है। अगर हार्ड का वाइड हुआ तो सॉफ्ट का क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। इसके बाद अगर ये ज्यादा वाइड है तो एनर्जी लॉस भी इसके अंदर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मानता हूं कि उतार लो इसको, पॉज करके वीडियो को कंप्लीट उतार लो, और मुझे लगता है इससे आसान फिजिक्स और कहीं नहीं हो सकती। इसलिए कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहें, स्किप मत कीजिएगा, और आपके छोटे से चैनल MS पथेरिया को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसको जरूर से जरूर ये काम कीजिएगा, क्योंकि आपको कंप्लीट जो वीडियोस हैं वो मिलती रहेंगी। इसके बाद दूसरी हम बात करते हैं सॉफ्ट की, दूसरी हम लेंगे सॉफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट। सॉफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन सी होती है, दीज आर दी, ये तो सब बातें पता ही थी, बस लिखना है, दीज आर दी इलेक्ट्रोमैग्नेट, these are the electromagnet in which magnetization become zero, जिसके अंदर मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाता है, 0 आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग
फील्ड। जैसे ही हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव करेंगे, जैसे ही हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव करेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक कैरेक्टर भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना मैग्नेटाइजेशन जितना ज्यादा उतना ही उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही मैग्नेटिक कैरेक्टर। ये तीनों बात एक ही है। जैसे ही हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जीरो करेंगे सब कुछ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा आयरन। आयरन की अगर आप बात करो तो वो किसका काम करेगा, सॉफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे ही हम इसके अंदर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटाएंगे आयरन के अंदर से तो ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा बिल्कुल जीरो मैग्नेटाइजेशन के अंदर, कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर रिमेंस नहीं रहेगा। इसके बाद हम लिखेंगे हिस्टैरिसीस लूप ऑफ किसका हिस्टैरिसीस लूप गाइस, हिस्टैरिसीस लूप ऑफ सॉफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट आर thin so that energy loss in soft electromagnet are small as compared to hard electromagnet। EM का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप पूरा लिखिएगा जब एग्जाम में लिखो तो सॉफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है उसका जो हिस्टैरिसीस लूप होता है थिन होता है, इसलिए उसके अंदर एनर्जी लॉस कम होता है एज कंपेयर टू हार्ड। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये हो जाएगा H और इस तरफ हो जाएगा I। तो देखिए ये ऐसे, देखिए ऐसे, देखिए ये बिल्कुल उससे क्या थिन है और थिन होने के कारण इसके अंदर एनर्जी का लॉस भी क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में H और इस डायरेक्शन में कौन है, I है। तो ये क्या है, हिस्टैरिसीस लूप थिन हो जाएगा। जैसे इसका हिस्टैरिसीस लूप थिन हो जाएगा तो एरिया कम होगा और एरिया कम होगा तो एनर्जी लॉस भी कम होगा। क्योंकि मैंने बताया था इससे पहले कि जो एनर्जी लॉस होता है हिस्टैरिसीस का वो किसके द्वारा जाता है, एरिया ऑफ द दिस साइकिल और दिस कर्व। तो मैंने बताया सबसे पहले हिस्टैरिसीस क्या होती है उसको 4 पॉइंट में डिस्कस किया। फिर हिस्टैरिसीस लूप यानी कि I को पीछे छोड़ना किसके द्वारा, H के द्वारा, जब साइक्लिक मैग्नेटाइजेशन होता है किसका, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। इसके बाद हमने हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में डिस्कस कर लिया और उनके दोनों टॉपिक की दोनों कर्व भी हमने बना दी है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं और चलिए ये उतार लीजिए पॉज करके। तो नेक्स्ट में चलते हैं हम। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। देखिए सबसे पहले तो इनके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट क्या होती है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे परमानेंट मैग्नेट मतलब क्या हुआ, एक बार अगर हम कोई मटेरियल लिया उसके ऊपर मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किया तो वो परमानेंटली क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। तो उसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है कि जब हम उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोवाइड करेंगे तब तो वो मैग्नेट बन जाएगा और जैसे ही उसके अंदर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटा देंगे वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन बताया, जैसे ही हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटाया वो नॉर्मल मटेरियल बन गया। बट परमानेंट मैग्नेट वो होते हैं एक बार उस मटेरियल पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा दिया तो वो परमानेंटली क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। बट हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, दीज आर द मटेरियल which become magnet in the presence of magnetizing field and after removal of magnetizing field it become normal material। तो लिखेंगे these are the magnet if, ये कौन से मैग्नेट, if we apply magnetizing field then these material become electromagnet, become magnet लिख दो। and after removal of magnetizing field
फील्ड दे बिकम नॉर्मल, दे बिकम नॉर्मल। ठीक है, तो ये वो मटेरियल होते हैं जिसके ऊपर आप अगर एक बार मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करोगे तो मैग्नेट बन जाएंगे, और जैसे ही हटाओगे तो वो क्या आ जाएंगे, नॉर्मल मटेरियल के अंदर आ जाएंगे। इसका एग्जांपल आपने पहले ही देखा होगा, आयरन इसका एग्जांपल होता है, और दूसरा मैंने लिया था एल्निको भी लिया था। ठीक है, और बेस्टली जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो कौन किया जाता है, इसमें आयरन यूज किया जाता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होती है जिसके अंदर आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किया तो मैग्नेट बन गया, हटाते ही वो किस में चला जाएगा, नॉर्मल में। और इसके अंदर सबसे ज्यादा कौन हो जाएगी एग्जांपल, आयरन। आयरन का एग्जांपल बेस्ट होता है, इसी का यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। अब बात कहोगे कि सर हम कैसे बना सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब उस पर बात करते हैं। एक सोलेनॉइड इसका बेस्ट एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का। मैं आपको जनरल डिस्कशन के हिसाब से बता देता हूं कि सोलेनॉइड इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है। कैसे, आप सबसे पहले सोलेनॉइड लीजिए। सोलेनॉइड के अंदर से जैसे ही करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, B = μ0 Ni के बराबर, आपको पता है। ठीक है, वो बनाएगा इतना। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है कम, अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहें, इंक्रीज करना चाहें, तो उसके अंदर एक आयरन की रोड डाल दें, उस आयरन की रोड के ऊपर कॉपर की वायर को वाइंड कर दें, तो सोलेनॉइड के अंदर क्या होगा, मटेरियल डाल दिया, उसको बाहर से बैटरी और की से कनेक्ट कर दो, जैसे ही उसके अंदर से करंट पास करोगे तो वो क्या बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके डिपेंड करेगा कि जो उसके अंदर मटेरियल डाला है उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी है। अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी ज्यादा तो हाई मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, ये सब बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जैसे ही B = μ0 Ni होता है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर एयर है, तो एयर का जो परमिएबिलिटी कितनी होती है, म्यू। हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इतना मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमने इसके अंदर एक आयरन की रोड डाल दी, आयरन की रोड डालते ही B कितना हो जाएगा, म्यू इंटू μ0 μr इंटू n इंटू आई के बराबर, इतना हो जाएगा। क्योंकि यहां पे क्या आ जाएगी, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आएगा। देखिए ये था किसके लिए, उसके लिए। अब ये पहले किसका, एयर के लिए। अब आपको पता है μ/μ0 = μr, और अब जैसे ही आयरन की रोड डाल दी तो ये बन जाएगी, ये इस तरफ जाके μr इंटू μ0, पता है ना ये फॉर्मूला मैंने बताया था, μ/μ0 = μr। ये मीडियम के लिए, ये एयर के लिए। अब म्यू कितना हो जाएगा, μr इंटू μ0। पहले एयर के लिए थी तो इतनी, अब हमने इसके अंदर कोई मीडियम डाल दिया तो मीडियम के लिए कितनी होती है, म्यू, और म्यू की वैल्यू μr इंटू μ0, ये रख दे इतनी। मतलब जितनी ज्यादा μ0 और μr की वैल्यू उतनी ही ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यहां पे जितना ज्यादा करंट पास करोगे, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न, और जितनी ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी, परमिएबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था एग्जांपल आयरन का। तो इसका एग्जांपल लेंगे सोलेनॉइड, तो हम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड with the help of सोलेनॉइड की हेल्प से आप बना सकते हो। अब सोलेनॉइड की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब सोलेनॉइड में आप कैसे ले सकते हो, देखिए सोलेनॉइड में पहले ही बताया था मैंने, एक ये सोलेनॉइड ले ली, आप ये सब बातें लिख लीजिए, और इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया, ये। इसके बाद यहाँ पे एक बैटरी और एक की लगा दी, इसके अंदर से करंट पास होगा। बीच में हमने क्या डाल दिया, आयरन की रोड, ये क्या होगी, आयरन की रोड। तो आयरन की हेल्प से बना, मैंने पहले ही बताया था आयरन की हेल्प से ही बनेगा। अब आयरन की हेल्प से ये बना, ये पूरा सोलेनॉइड, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अब जिस मान ले इस एंड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज करंट चला तो ये किसका काम करेगा, नॉर्थ का, और यहाँ पे क्लॉकवाइज चला तो साउथ का काम करेगा। आपको पता है कि जब हम बात करते हैं डेल्टा स्टार मेथड की तो उसमें बताया जाता है कि जिस बी एंड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज करंट मूव करता है वहां पे नॉर्थ पोल अपीयर होता है, जहां पे क्लॉकवाइज होता है वहां पे साउथ पोल अपीयर होता है। ये एक्सपेरिमेंटली आपको बताया गया था। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपको बता सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, सोलेनॉइड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं सोलेनॉइड की हेल्प से। तो ये हमने बना दी, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके बाद कहोगे कि सर हमारा फायदा क्या, हमने सोलेनॉइड ली, उसके अंदर आयरन की रोड डाल ली, फिर उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बना ली, ये सब काम कर लिया, इन सब का फायदा क्या। तो देखिए फायदा आपका बहुत है, और वो क्या फायदा वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहली बात तो, अगर आपको कहीं बहुत भारी वजन की चीज उठानी है,
बहुत ही भारी वजन की चीज उठानी है तो उसको आप कैसे उठाओगे? मान लिया जाए आपको कोई 50, 100, 200 क्विंटल का वजन उठाना, आप इंसान तो उसको उठा नहीं सकते, अब उठाएगा कौन? मशीन उठाएगा। तो कैसे उठाओगे? वो आयरन की है या कोई ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता, तो कैसे उठाओगे? सर कहोगे हम परमानेंट मैग्नेट का यूज कर लेना, क्योंकि वो तो अच्छी बात है, परमानेंट मैग्नेट है, वो तो काम आएगी, सदा मैग्नेट बनी रहेगी। उसका यूज नहीं कर सकते। मान लिया जाए मशीन गई, मशीन ने उसको उठा लिया 50 को, उसमें है परमानेंट मैग्नेट। एक बार जब मशीन ने उसको अपने कब्जे में ले लिया, उसको चिपका लिया, तो उसके बाद वो तो उतारेगी नहीं, क्योंकि वो तो परमानेंट मैग्नेट बन चुका। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता तो उसको चिपकाया, यहां से उठाया, हम दूसरे स्थान पे ले गए, हम क्या करेंगे? उसका कनेक्शन, इस की को बंद कर देंगे। जैसे ही की को बंद किया, करंट बंद, करंट बंद होते ही उसका मैग्नेटिक फील्ड बंद, और मैग्नेटिक फील्ड बंद होते ही वो उसको वापस छोड़ देगा। जब हम करंट पास करेंगे तो मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेट बन के उसको उठा लिया, उठा के दूसरे स्थान पे ले गए, यहां पे आके करंट को बंद कर दिया। जैसे ही करंट को हमने बंद किया तो उसके अंदर मैग्नेटिक करैक्टर लूज होना स्टार्ट, और वो आसानी से उसको नीचे छोड़ देगा। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट के बहुत सारे यूज है एज कंपेयर टू परमानेंट मैग्नेट। तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड टू लिफ्ट ए हैवी मटेरियल्स, सबसे जो हैवी मटेरियल होते हैं उनको उठाने के लिए। दूसरी बात, अगर कोई ह्यूमन है, उनकी उसको बुलेट लगी, स्टील की होगी या आयरन की बुलेट उसको लगी, उसके फायरिंग के दौरान उसको लगी, या फिर वो कहीं पे अपना जवान है सही, वहां पे लगी उसको, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? अगर परमानेंट मैग्नेट का यूज करें तो उसको चिपका के अंदर ही छोड़ देगी, वो काम नहीं आएगी। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे? उसकी बॉडी में डाली, उस बुलेट को चिपकाया, बाहर निकाला और उसको वापस छोड़ दिया। क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किया तो मैग्नेट बन गया, और जैसे ही उसको जीरो किया तो वो लूज कर दिया कैरेक्टर, उसके अंदर कोई मैग्नेट, वो उसको छोड़ देगा। यहां पे भी यूज करते हैं। तीसरी बात, इसका यूज किया जाता है ट्रांसमीटर में, जनरेटर में, इलेक्ट्रिक बेल में, सब में किसका यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। तो प्रत्येक को आप याद करना है, इसको उतार लिया होगा, इसके बाद हम इसके यूजेस लिखेंगे। आपको कारण सहित याद करना है, ऐसे रट्टा नहीं मारना है। रट्टा आपको बहुत मरवाते होंगे, पर मैं रट्टा नहीं मरवाऊंगा। तो देखिए यूजेस, सबसे पहला यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज टू लिफ्ट हैवी थिंग्स, ठीक है। हैवी कोई भी चीज है उसको उठाने के लिए यूज किया जाता है, लिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है किसको? हैवी थिंग्स को। सेकेंड यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज टू एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, एक्सट्रैक्ट आयरन और स्टील बुलेट फ्रॉम ह्यूमन बॉडी में से अगर आयरन या स्टील की इन्हीं की बनी होती है, उसको निकालने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? इसका यूज किया जाता है। थर्ड देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज इन इलेक्ट्रिक बेल, सुना होगा ना, इलेक्ट्रिक घंटी, विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिक बेल, ट्रांसमीटर, ट्रांसफॉर्मर, सब के अंदर क्या किया जाता है? इसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। इसकी खास बात, अच्छी बात यह होती है कि जहां पे हमें चाहिए वहां पे इसको मैग्नेट बना लिया, जहां पे हमें नहीं चाहिए वहां पे इसका मैग्नेटिक करैक्टर को लूज कर दिया। इसलिए हम इनका क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसलिए हमारे लिए क्या है? ये बेनिफिट के लायक है, इसलिए अच्छी है ये। तो इसके अच्छे होने का कारण क्या बताया? क्योंकि जहां पे हम चाहें वहां पे मैग्नेट बना लें, और जहां पे हम चाहें वहां पे इसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए कौन कौन सी खास बातें होनी चाहिए उस मटेरियल के पास। ये तो हमने बात की कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, सोलेनोइड की हेल्प से इसको बनाया जा सकता है, इसके यूजेस क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे उस मटेरियल के पास कौन सी खास बातें होनी चाहिए कि ताकि वो किसका काम करे? इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करे। द मैग्नेटिक मटेरियल used to form electromagnet should have low retentivity and
लो कोरेसिविटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप जो मटेरियल है, जो मैग्नेटिक मटेरियल जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना चाहते हो, जैसे आयरन, उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास लो रिटेंटिविटी होनी चाहिए और लो कोरेसिविटी होनी चाहिए। अगर वो मटेरियल है उसके पास हाई रिटेंटिविटी और हाई कोरेसिविटी होगी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम नहीं कर सकता। इस नोट को आपको याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, ये H हो जाएगा, इस तरफ I हो जाएगा। तो उस मटेरियल के पास लो रिटेंटिविटी और लो क्या होनी चाहिए, कोरेसिविटी होनी चाहिए। ऐसे लो रिटेंटिविटी और क्या होनी चाहिए, लो कोरेसिविटी। देखिए इसकी रिटेंटिविटी भी कम है, कोरेसिविटी भी कम है, ये दोनों इसकी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तभी वो किसका काम कर सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। क्यों, क्योंकि अगर उसकी रिटेंटिविटी ज्यादा होगी, मान ले उसकी रिटेंटिविटी इतनी है, तो H को जीरो करके इस I को जीरो करना मुश्किल हो जाएगा, इजीली जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक करैक्टर हद से ज्यादा पैदा होगा। और एक मैग्नेटिक करैक्टर थोड़ा सा पैदा हुआ, जैसे ही H को हटाया वापस जीरो हो जाएगा। अगर उसकी कोरेसिविटी ज्यादा होगी तो इस H को ज्यादा नेगेटिव में ले जाना पड़ेगा, क्या करने के लिए, इस I को जीरो करने के लिए। मान लें इतना ना होकर इतना होता तो H को हम ज्यादा माइनस में लेके जाते, किसके लिए, इस I को जीरो करने के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि उसकी लो रिटेंटिविटी और लो कोरेसिविटी होनी चाहिए, तो वो अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का तरीका मैंने बता दिया। एक सोलेनोइड ले सकते हो और उसके ऊपर आप क्या करो, आयरन की रोड उसके अंदर डाल के और उसको की से कनेक्ट कर दो और उसके अंदर बैटरी डाल दो, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। जितनी ज्यादा करंट होगा, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, जितनी रिलेटिव परमिएबिलिटी ज्यादा उस मटेरियल की होगी, उतना ही ज्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दूसरा लेते हैं हम परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट, दूसरी बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट की। अब परमानेंट मैग्नेट कौन सी होती है उसकी बात करेंगे। देखिए वो मैग्नेट होती हैं जिसके अंदर जैसे ही आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा दोगे तब भी उसके अंदर क्या रहेगा, मैग्नेटाइजेशन रिमेन रहेगा, तब भी उसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक करैक्टर रहेगा। तो क्या लिखेंगे, दीज आर द मैग्नेट, दीज आर द मैग्नेट, दीज आर द मैग्नेट in which magnetization remain after removal of magnetizing field, that is they become permanent मैग्नेट, दे बिकम परमानेंट मैग्नेट। ये क्या बन जाएंगे, परमानेंट मैग्नेट बन जाएंगे। एक बार इसके ऊपर मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा दो, उसके बाद आप चाहे हटाओ चाहे कुछ करो, ये मैग्नेट बन जाते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। और जो परमानेंट मैग्नेट है इसका जो एग्जाम्पल होता है, स्टील का यूज करते हैं सबसे ज्यादा। स्टील सबसे ज्यादा यूज की जाती है। स्टील सबसे ज्यादा यूज क्यों की जाती है, क्योंकि उस मटेरियल की रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी हाई होती है। मैंने बताया था जिस मटेरियल की रिटेंटिविटी कोरेसिविटी लो होगी वो अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, उससे अपोजिट जिसकी रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी ज्यादा होगी वो अच्छा क्या बनेगा, परमानेंट मैग्नेट बनेगा। तो लिख सकते हैं द मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल used to form permanent magnet should have high retentivity and कोरेसिविटी। उसकी रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि जो मटेरियल हमारे पास होगा जिसको हमें क्या बनाना है, परमानेंट मैग्नेट, तो उसके पास क्या होना चाहिए, ज्यादा रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ स्टील की एक खास बात और होती है, इसकी परमिएबिलिटी भी क्या होती है, हाई होती है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं स्टील आल्सो हैव हाई परमिएबिलिटी
इसकी हाई परमिएबिलिटी भी होती है। जैसे कि आयरन होता है उसकी भी परमिएबिलिटी ज्यादा होती है, उसी प्रकार स्टील जो होता है स्टील की भी परमिएबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। स्टील की अगर परमिएबिलिटी ज्यादा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, अगर परमिएबिलिटी कम होती तो कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसी प्रकार आयरन की भी परमिएबिलिटी ज्यादा होती है। याद रखना, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आयरन को इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज क्यों करते हैं, उसमें ऑप्शन मिलेगा हाई परमिएबिलिटी, लो रिटेंटिविटी, तो आप तुरंत निशान लगाइए क्योंकि उसकी परमिएबिलिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है आयरन की, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट में। और स्टील की भी परमिएबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए उसको भी इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका, ये उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो पोज करके उतार लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे इसका ग्राफ। ग्राफ देखा, अब हमें पता है कि इसका हमारे पास क्या होने चाहिए, ज्यादा होना चाहिए रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी। ठीक है, ज्यादा होना चाहिए। ये ऐसे, ये अच्छी शेप आप बना लेना, मेरे से जैसी बनी मैंने बना दिया। ठीक है, ये सैचुरेशन पॉइंट और इस तरफ आई और इस तरफ एच होगा। अब इसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है, जैसे ही मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाओगे तो इसकी रिटेंटिविटी ज्यादा, मतलब मैग्नेटिक करैक्टर ज्यादा रहेगा इसके अंदर, कोरेसिविटी ज्यादा। एच को बहुत ज्यादा नेगेटिव में लेके जाना पड़ेगा अगर आपको इसके आई को जीरो करना है, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव में, और वो पॉसिबल है नहीं, इसलिए ये क्या बन जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। और सबसे ज्यादा वाइडली जो यूज किया जाता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, स्टील। ठीक है, स्टील क्यों यूज किया जाता है, स्टील की खास बात बता देते हैं, स्टील की क्यों यूज करते हैं, कब परमानेंट मैग्नेट बनाने में इसका यूज करते हैं, क्योंकि हाई लो, ये हाई इसके पास क्या होती है, कोरेसिविटी, इसके बाद हाई रिटेंटिविटी, इसके बाद हाई क्या होती है, परमिएबिलिटी, ये तीनों चीज क्या होती है, हाई होती है। इसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए आयरन का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके पास हाई परमिएबिलिटी होती है बट लो कोरेसिविटी और लो रिटेंटिविटी, ये खास बात है। आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते क्यों, लो रिटेंटिविटी, लो कोरेसिविटी, और हाई क्या होती है, परमिएबिलिटी। स्टील की हाई कोरेसिविटी, हाई रिटेंटिविटी, हाई परमिएबिलिटी, इसलिए हम इसका किसका यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाने। तो हाँ, तो गाइज ये कंप्लीट था हमारा हिस्टैरिसीस लूप के बारे में, हिस्टैरिसीस कर्व के बारे में बताया हमने। इसके बाद हमने हार्ड और सॉफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट देखी, और इसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बारे में प्रत्येक फैक्ट और तथ्य को बताया, याद कैसे करना वो भी बताया। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप क्या कीजिए, मेरे चैनल MS पथेरिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिए। आपको इसी YouTube चैनल के ऊपर केमिस्ट्री की वीडियोस भी मिलेंगी जो इजी एक्सप्लेनेशन के साथ होंगी, और प्रत्येक वीडियो को देखिए। और साथ साथ आप एक काम कीजिए बच्चों, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, उसके ऊपर भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, मेन चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पूरी इस यूनिट की प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन पे मिलेगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी यूनिट देखनी है तो जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू एंड